नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के पेपर सॉल्यूशन में। क्या आप भी एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको पता चल सके कि वर्तमान में आपकी तैयारी किस प्रकार से, आखिर ट्रिपल सी का पेपर किस प्रकार से आता है और हमारी तैयारी किस स्तर पर चल रही है? तो सारा कुछ देखने के लिए आपके लिए ये वीडियो आ चुका है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ट्रिपल सी के वो 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी है और ट्रू फॉल्स भी। और साथ में यदि आज की इस क्लास में आपके क्वेश्चन 70 प्लस सही निकलते हैं तो ये मानिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप अपने एग्जाम में पास हो सकते हैं। और यदि इससे कम स्कोर आता है तो आपको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो आपको वीडियो को एक भी बिना क्वेश्चन स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप एक भी क्वेश्चन स्किप करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जी प्रैक्टिस सेट आपके लिए 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो आपका 100 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का, क्योंकि आपके लिए साथ में मैथन क्लास की भी तैयारी लगातार चल रही है। आपकी एग्जाम डेट आते ही मैथन क्लास भी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं सिक्योर तरीके से कि आपने सही तरीके से बताएं कि आपने टोटल 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ में इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी मैं वीडियो के बीच बीच बताने वाला हूँ, और आपको ट्रिपल सी संबंधित सारे डाउट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो क्वेश्चन हमारे बाइलिंगुअल होने वाले हैं। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो मैनेज टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता था लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैनेज टेम्पलेट के लिए पूछा गया था तो मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करते हैं। और साथ में यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन के बाद दो आपको क्वेश्चन और अधिक देखने को मिलेंगे। राइटर में डिफॉल्ट टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वो होता है डॉट OTT। और ये है नया दस्तावेज खोलने के लिए कंट्रोल एन, और टेम्पलेट खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग होता है। ये शॉर्टकट कुंजी अभी आपको साथ साथ देखते चलनी है। यकीन मानिए यदि आप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो ये मानिए आपके लगभग 300 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। एक क्लास में आपके 300 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर होने वाले हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी का प्रकार है? अस्थायी मेमोरी का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए रोम, हार्ड डिस्क, एस रैम या आपकी SSD। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी पूछा गया है तो अस्थायी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी एस रैम, जिसको फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी अस्थायी मेमोरी हो जाएगी। रोम का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और यह आपकी लगभग और यह आपकी स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। और SSD होता है, उसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती हैं पूछ सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती हैं? तो बिजली जाने के बाद ये इनका डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बिजली जाने के बाद जो डेटा नष्ट हो जाता है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी में होता है। CPU की आंतरिक कैश मेमोरी निर्माण में SRAM चिप लगी होती है। मतलब कहने का कि जो आपका CPU होता है उसमें जो आंतरिक CPU मेमोरी होती है उसके निर्माण में SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सीलिंग का फॉर्मूला है आखिर इसका मान क्या होता है? तो आप देखेंगे सीलिंग है, मैंने जो पिछली क्लास कराई थी उनमें आपके ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगभग आपके 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इससे पहले तो आप वो जरूर देख लें जिसमें उन्होंने 50-50 क्वेश्चन करवाए हैं। तो लगभग आपके 300 क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेन भी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है जो आपका 4 का गुणा जी कह सकते हैं, उसको भाग कह सकते हैं। जब आप 23 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे
4 पंचे 20 होता है और 4 छः 24 होता है। यदि 20 आएगा या 24 आएगा, क्योंकि जो सीलिंग और फ्लोर होता है 2 फ़ॉर्मूले यहाँ पर होते हैं, मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। तो सीलिंग होता है तो सीलिंग कहाँ होता है? सीलिंग ऊपर होता है। तो जो 4 का भाग आप दे रहे हैं, 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज कौन-सा? पहले तो 20 आता है और 20 के बाद 24 आता है। तो हमें ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा 24। और इसके बाद आप देखेंगे अगला फ्लोर। यदि फ्लोर लगा हुआ है और यही संख्या लिखी हुई है, तो फ्लोर का मतलब होता है उस वैल्यू जो वैल्यू लिखी हुई है, उसके नीचे का गुणज। मतलब 4 है, उसका मतलब 4 पंचे 20, तो कितना हुआ? 20 हुआ और 4 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो मतलब यदि सीलिंग आएगा तो ऊपर की वैल्यू चाहिए है और फ्लोर आएगा तो नीचे की वैल्यू। तो मतलब 23 से छोटा क्या होता है? 4 का गुणज। तो 23 से छोटा जो 4 का गुणज होता है वो 20 होता है। और यदि यहीं पर सीलिंग लिखा होता तो बड़ा चाहिए होता है, जो संख्या लिखी होती है उससे बड़ा गुणज चाहिए होता है, तो 4 प 6 24। इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आईएमपीएस फंड ट्रांसफर सेवा के माध्यम से पैसे भेजने के लिए लाभार्थी के 7 अंकीय कोड की आवश्यकता होती है। तो आखिर 7 अंक के कोड की आवश्यकता किसमें होती है? तो ऑप्शन ए है आईएफएससी कोड, एमआईसीआर, एमएमआईडी या आपका पीआईएन। तो 7 अंकीय कोड की आवश्यकता किसमें होती है? तो वो होती है आपकी एमएमआईडी में, जिसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या होता है फुल फॉर्म? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। यह 7 अंकीय होती है। और जो आपका आईएमपीएस सेवा होती है 24 गुणे 7 गुणे 365 रियल टाइम में काम करती है और एनपीसीआई द्वारा संचालित होती है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है आखिर ये किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? तो याद रखेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो हमारा व्यू मेन्यू में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। व्यू मेन्यू में आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू उपलब्ध मिल जाएगा और इसमें देखेंगे इसमें सभी स्लाइड हैं थंबनेल ग्रिड में दिखती हैं, जिससे उनका क्रम बदलना आसान होता है। मतलब क्या, आपको जो सारे स्लाइड हैं इस प्रकार से पेज खुल जाएगा और इसमें आपको सारे स्लाइड दिखेंगे, तो आप उनका क्रम भी आगे पीछे कर सकते हैं कि कौन स्लाइड आपको कहाँ रखनी है, तो आप उनका क्रम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी के लिए स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस का आकार कितना होता है और इसे कितने हेक्साडेसिमल अंकों में लिखा जाता है? जो मैक एड्रेस होता है आखिर इसका आकार कितना होता है? तो जो मैक एड्रेस होता है इसका आकार होता है आपका 48 बिट का। पहले तो ये बात याद रखें कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। और इसे कितने हेक्साडेसिमल में लिखा जा सकता है? तो इसे 12 हेक्साडेसिमल में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है जो जैसे 48 बिट हो गए तो 48 बिट कैसे बनेगा? तो 8 बाइट 8 38 48 बिट ना मिलकर आपको 8 बाइट भी मिल सकता है, ओ सॉरी 6 बाइट भी मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट के बराबर 1 बाइट होता है। इस प्रकार से 6 बाइट बनेंगे 48 बिट को मिलाकर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये आपका एनआईसी कार्ड है। एनआईसी कार्ड पर अस्थायी रूप से दर्ज है, ये आपका इस प्रकार से नंबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका कंट्रोल के साथ F12। साथ में कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप उनको कॉपी पेन में जरूर लिखते जाएं। और कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देना सभी को अनिवार्य है, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन देखा, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तुरंत आपके सामने यदि आपको आंसर पता है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। और आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हुआ क्योंकि आपने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया और आपने उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया, तो आपको ये मानिए कि फिर वो क्वेश्चन दोबारा नहीं भूलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें, गलत लिखें सही लिखें, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। क्योंकि जो आपका एक प्रकार से पेपर होता है, यदि सामने बैठे होते तो सामने आपका अलग प्रकार से ऑफलाइन टेस्ट हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन जैसे आपका टेस्ट चल रहा है तो आपने क्वेश्चन देखा तुरंत उसका आंसर
अपने ही सही रूप से मतलब सही से लगाना है, ये नहीं कि आपने आंसर सही देख के लगा दें। अपने मन से लगाना है कि आपका आंसर सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उससे कोई भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि मैंने आंसर लगाया, आखिर मेरा आंसर जो मैंने सोचा वो सही है या नहीं है। क्योंकि मैं आंसर तो सारे बताने ही वाला हूँ, क्वेश्चन लेकर आप भी साथ में अपनी तरफ से करते आएँगे तो कुछ ये मानिए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था जिसमें टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F12 का प्रयोग होता है। और यहाँ पर आपसे एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बुलेटेड लिस्ट लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो शिफ्ट F12 का। और सिर्फ आपको नंबर वाइज लिस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए F12 का। शिफ्ट F12 के साथ बुलेटेड जो आपके इस प्रकार से बुलेट के रूप में होती हैं, और आपके जो नंबर वाले होते हैं वो F12 के माध्यम से लगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आपका AEPS है। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार आधारित भुगतान प्रणाली में जो आपका प्रमाणीकरण हेतु किसका प्रयोग होता है? तो जो आपका AEPS है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसमें आपके बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन का प्रयोग होता है। आपका आधार नंबर लगेगा और बायोमेट्रिक के माध्यम से आप जैसे नॉर्मली आधार कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं तो आपके अंगूठे के माध्यम से आपके पैसे निकल आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क से क्वेश्चन है, कुल कितनी पंक्तियां और कुल कितने कॉलम होते हैं? एग्जामिनर की सबसे पसंद का क्वेश्चन रो और कॉलम से कि आखिर कितने कितने होते हैं। तो याद रखेंगे जो रो होती हैं वो होती हैं हमारी 10,48,576। रो कितनी होती हैं? 10,48,576। और कॉलम कितने होते हैं? तो कॉलम 1024 होते हैं। पहला कॉलम क्या होता है? तो पहला कॉलम ए होता है। और अंतिम कॉलम क्या होता है? तो अंतिम कॉलम होता है आपका AMJ। इस बात को याद रखेंगे। पहली रो क्या होती है? पहली रो होती है 1 और अंतिम रो क्या होती है? 10,48,576। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को हम अच्छे से याद करते चलेंगे। ये सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। और आपसे पूछ सकता है अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है? तो अंतिम सेल का एड्रेस होता है जब आपका अंतिम कॉलम हो जाएगा AMJ और अंतिम रो हो जाएगी 10,48,576। तो यही आपकी अंतिम सेल बन जाएगी। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? तो पहली सेल का एड्रेस होता है A1 और अंतिम सेल का एड्रेस लिखा हुआ है आपके सामने। इसको ये सारे पॉइंट आप अपने नोट में जरूर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर सुरक्षा में रैनसमवेयर क्या कार्य करता है? जो रैनसमवेयर होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे जो रैनसमवेयर होता है ये फाइलों को इनक्रिप्ट करके उसे अनलॉक के बदले फिरौती पैसे की मांग करता है। मतलब आपकी फाइलों को क्या कर देगा? लॉक कर देगा और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे किसी न किसी प्रकार से पैसे की डिमांड करेगा, फिरौती की मांग करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। रैनसमवेयर क्या होता है? तो रैनसमवेयर एक प्रकार का आपका साइबर हमला होता है जहां से आपके डेटा को लॉक कर लिया जाता है। आपके डेटा को ही लॉक किया जाता है और आपके डेटा को अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे की मांग की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट लागू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे दो शॉर्टकट कुंजियाँ आपको दिख रही हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी और कंट्रोल शिफ्ट बी। दोनों का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पहले हम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व कर लेते हैं। सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करते हैं। सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग होता है। और आपसे दूसरी शॉर्टकट कुंजी पूछ सकता था सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी का प्रयोग होता है। किस प्रकार से ये काम करते हैं? तो जो आपने ये केमिस्ट्री वाले फॉर्मूले देखे होंगे, जैसे आपने H2O जो दो होता है वो कहाँ होता है? वो लाइन के हल्के नीचे होता है। और जब आपने सुपर वाला मैंने बताया कि सुपर वाला होता है A का स्क्वायर, जैसे मैथ में जो अक्षर होता है वो लाइन के कहाँ होता है? अंक होता है, अक्षर होता है, कुछ भी होता है, वो लाइन के हल्के ऊपर होता है। जो लाइन के ऊपर है वो क्या है? जो ऊपर है तो वो सुपर हो गया, और जो नीचे है वो सब हो गया। इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। जैसे आप देखेंगे सुपर SUP, तो SUP से स्टार्ट होता है सुपर स्क्रिप्ट है, तो आप उसको देखेंगे P आ रहा है उसमें, तो उसका आंसर P हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट P। और सब स्क्रिप्ट SUB, तो उसमें B आ रहा है, तो इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट B आंसर हो जाएगा। ये आप नॉर्मल सी ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चेक पर छपे 9 अंकों में MICR कोड में अंतिम 3 अंक क्या दर्शाते हैं? जो आपके चेक होती है, चेक की वैधता कितनी होती है, वैलिडिटी कितनी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपकी 3 मंथ की चेक की वैलिडिटी होती है। चेक पर छपे अंकों के MICR कोड में कितने जो कोड में
अंतिम 3 अंक होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं आपके शाखा कोड को। शाखा कोड को जो अंतिम 3 अंक होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, तो अंतिम 3 अंक शाखा कोड को दर्शाते हैं। और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। और आप देखेंगे जो आपके पहले के 3 अंक होते हैं वो शहर को दर्शाते हैं, मध्य के 3 होते हैं वो बैंक को, और अंतिम 3 होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, वो शाखा को दर्शाते हैं। इस प्रकार से कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं और सभी का अलग अलग काम। पहले 3 अक्षर शहर को दर्शाते हैं, और मध्य के 3 बैंक को, और जो अंतिम 3 है वो शाखा को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क से फिर से फॉर्मूला आया है राउंड फंक्शन का। ये फॉर्मूला, तो राउंड फंक्शन का क्या काम होता है, तो जो आपको जैसे वैल्यू देखोगे उसको राउंड फंक्शन मतलब राउंड फिगर के रूप में लिख दिया जाता है। तो जो आपकी पहली वैल्यू है इस प्रकार से, बाद में कॉमा के बाद 1 लिखा हुआ है, तो बाद में कॉमा के बाद 1 लिखा हुआ है मतलब हमें दशमलव के बाद का सिर्फ 1 अंक चाहिए। तो आप देखेंगे 145 है, और जो 678 लिखा हुआ है ये आपके किसके पास है, ये आपके 600 जो 678 लिखा हुआ है क्या यह 600 के पास है या 700 के। तो आप कमेंट में बताएं कि जो 678 है, 678 से हमें 600 जाना अच्छा होगा या 700 जाना। तो आप कहेंगे यदि हमें 600 तक आना है तो हमें 78 हटाने पड़ेंगे, लेकिन यदि हम 700 तक जाते हैं तो हमें केवल कितने जोड़ने पड़ेंगे, केवल 22 ऐड करने पड़ेंगे। तो जो हमें जहाँ पर कम ऐड या कम माइनस करना हो तो हम उस तरफ जाएंगे, और हमारा आंसर क्या होगा 145.7, क्योंकि जो वैल्यू हमारी 700 की ज़्यादा नज़दीक है तो 145.7 सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जहाँ वैल्यू हमें कम जोड़ना या घटाना पड़े हम उस तरफ उस वैल्यू को राउंड फिगर में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि दशमलव के जो दूसरा दशमलव अंक है उसके संख्या 5 से अधिक होने के कारण अगला अंक आपका 6 से बढ़कर क्या हो गया 7 हो गया। यदि सूत्र में इस प्रकार से लिखा होता है 0 लिखा होता तो 0 के बाद आपको क्या है कि आपको जो 678 लिखा हुआ है 0 चाहिए, मतलब दशमलव के बाद का हमें कोई अंक भी नहीं चाहिए, तो हमारा क्या आ जाता है आंसर 146 आ जाता है। लेकिन 1 लिखा हुआ है दशमलव के बाद 1 अंक, इस बात से ये पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है उमंग ऐप को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। जो उमंग ऐप है आखिर इसको भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था आपको 23 नवंबर 2017। 23 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, 23 नवंबर 2017 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। और आपसे सीधे सीधे इसका फुल फॉर्म एक बार नहीं दो बार नहीं हर बार एग्जाम में पूछा था किसी न किसी शिफ्ट में कि उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है या उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है आपका यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था, और इसमें 13 भारतीय भाषाओं में 1200 प्लस सेवाएं प्रदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों की अनुमतियां बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है। जो हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों की अनुमतियां होती हैं उनको बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है, तो उसके लिए जो कमांड प्रयोग होता है वो होता है आपका CH मोड। जो बदलना अनुमति मतलब जो CH मोड का मतलब चेंज मोड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और आप देखेंगे फाइल का स्वामी मतलब फाइल का ऑनर बदलने के लिए CHOWN कमांड का प्रयोग होता है। मतलब आपको समझ में आया, CH मतलब हो गया चेंज, और M का मतलब हो गया ये मोड हो गया अनुमतियां बदलने के लिए, और जो आपका CHOWN से मतलब ऑनर, और जो आपका चेंज है तो मतलब फाइल का स्वामी ऑनर बदलने के लिए CHOWN कमांड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम और अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है। सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। न्यूनतम और अधिकतम जो जूम परसेंटेज होता है, न्यूनतम होता है आपका 5 और अधिकतम होता है 3000। इन वैल्यू को याद रखेंगे क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे कम जूम और सबसे अधिक जूम होता है। तो सबसे कम होता है 5% और सबसे अधिक होता है 3000%। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। और पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो आपका एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका .odp। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए कितना अच्छा तोहफा के रूप में जैसे हर क्वेश्चन के रूप में मिलता है। तो आपने देखा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में तो तुरंत आपके दिमाग में आया वो सर राइटर का कितना होता है, कम से कम आपने बताया कि सबसे कम हो जाता है इम्प्रेस का होता है, तो राइटर का कितना होता है। तुरंत आप राइटर का देखेंगे,
राइटर का कम से कम 20% होता है और अधिक से अधिक 600%। और फिर आपके दिमाग में आता है सर कैल्क का कितना होता है, तो कैल्क का होता है कम से कम 20% और अधिक से अधिक 400%। तो आप इन तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। और डिफ़ॉल्ट कितना होता है सबका, तो डिफ़ॉल्ट होता है 100%। ये आपको तीनों वैल्यू को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ना कोई यहाँ से एक क्वेश्चन सीधे सीधे बनने वाला है। राइटर और कैल्क और इम्प्रेस, आपसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन यही बन सकता है। इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम बताया डॉट ओडीपी, राइटर का ओडीटी और इम्प्रेस का ओडीएस। ये मान के चलिए कि जैसे आपके क्वेश्चन बनने की कितनी उम्मीद है, 1 2 3, 3 क्वेश्चन ये बन गए, 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन मैंने आपको सामने सामने दिखा दिए हैं। तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन से आपके 9 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या है, तो 10वां क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज होता है 100। तो इन 10 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से ही आने वाला है। याद रखें क्वेश्चन नंबर 16 मैंने बताया है आपको, आप लिख के रख सकते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाते हैं। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस का एक हिसाब से नींव भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो बच्चे आते हैं उन्हीं के द्वारा बताया जाता है सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। एक दो बच्चे ने जब 10 20 बच्चे बताते हैं कि सर हमारे में भी आया, हमारे में भी आया, क्योंकि आप जो पिछला रिकॉर्ड देखेंगे क्लास है आपकी, एक क्लास को लाखों बच्चों ने देखा है। एक क्लास है आपकी 1,60,000 प्लस है, दूसरी क्लास है आपकी 90-92 हज़ार है। आप उन क्लास को देखेंगे तो आप नीचे जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो बच्चे वहाँ बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आप उन मैथन क्लास को जरूर देख लें। जैसे ही आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पॉपुलर पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की मैथन क्लास आएंगी। और आप उन मैथन क्लास के पहले कमेंट चेक करेंगे, उसके बाद आप क्लास को देखें, क्योंकि जब आप कमेंट चेक कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ क्लास से क्वेश्चन आते हैं, सर का पढ़ाया हुआ पेपर फंसता है और किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सारा कुछ उसमें कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बताया हुआ है। तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देखें इस क्लास के बाद, क्योंकि जो आपका ये तो आपका पेपर सॉल्यूशन है, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना है ईमानदारी के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल पते में जो एट द रेट चिन्ह होता है, इसके बाद आने वाला भाग क्या कहलाता है। तो जो आपका एट द रेट चिन्ह होता है, इसके बाद आने वाला भाग कहलाता है, वो हमारा डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो एट द रेट चिन्ह के बाद आता है वो होता है डोमेन नेम, और जो उससे पहले का भाग होता है वो होता है यूजर नेम। और ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितना होता है, तो वो होता है आपका ₹20 प्रति वर्ष, मतलब 20 रुपये प्रति वर्ष आपका ये प्रीमियम होता है। आप देखेंगे 2018 मतलब 18 वर्ष से 70 वर्ष तक आपका 2 लाख रुपए कवर किया जाता है। और आपका जो PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम है वो है आपका 436 रुपये, और इसकी आयु की सीमा है 18 से 50, जबकि आपकी PMSBY की है वो है आपकी 18 से 70। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है वो होती है आपकी कंट्रोल डी। याद रखेंगे कंट्रोल डी से आपकी क्या आती है, कंट्रोल डी से आपकी डबल अंडरलाइन आती है। और सिंगल अंडरलाइन पूछिए, सिर्फ पूछता है अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग होता है, वहीं पर डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका आईपी एड्रेस है, जो IPv6 एड्रेस है इसका साइज कितना होता है। तो IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और ये कितने बिट का होता है, इसका साइज कितना होता है, तो इसका साइज होता है आपका 32 बिट का। ऑप्शन नंबर आपका सॉरी यहाँ पर सॉरी जो IPv6 होता है यहाँ पर 6 लिखा हुआ, तो यहाँ पर 128 बिट का हो जाएगा। जबकि IPv4 एड्रेस पूछता है तो वहाँ पर आपका आंसर 32 बिट हो जाता है। इस प्रकार से गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को अच्छे से देखने के बाद जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो IPv6 एड्रेस होता है वो 128 बिट का होता है, और IPv4 होता है वो होता है 32 बिट का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है IPv6 कितने में होता है, 128 बिट का होता है और 16 बाइट है, और इसको हेक्साडेसिमल ब्लॉकों में लिखा जाता है जो 6 वाला होता है। जबकि जो IPv4 होता है ये 32 बिट का होता है, इसको 4 बाइट का ये होता है।
अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को ऐड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो किसी सेल को ऐड करने के लिए F2 का प्रयोग होता है। और विजार्ड फंक्शन खोलने के लिए पूछ सकता है, विजार्ड फंक्शन खोलने के लिए कौन सी कुंजी होती है? वो होती है आपकी कंट्रोल के साथ F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया QR कोड में QR का अर्थ क्या होता है और इसे किसने विकसित किया? जो QR कोड होता है, आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तुरंत आप QR निकालते हैं और तुरंत उसमें पेमेंट कर देते हैं। तो आखिर QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो QR कोड होता है उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। और इसको किसने विकसित किया? तो इसको डेंसो डेंसो वेब द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। और कब विकसित किया गया? तो 1994 में इसको विकसित किया गया है। ये तीनों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। और QR कोड किस प्रकार का होता है? तो इस प्रकार का आपका ये QR कोड होता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, आरटीजीएस में न्यूनतम लेन देन की सीमा क्या है? तो यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करते हैं तो आपको कम से कम कितने रुपए ट्रांसफर करने होंगे? तो याद रखेंगे, यदि आप आरटीजीएस का प्रयोग करते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना होगा। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और कम से कम आप इसमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। और अधिक से अधिक आप कितने रुपए भी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक न्यूनतम लिमिट बनाई गई है कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए इसमें ट्रांसफर करने होंगे यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। किसी फोल्डर या फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, मतलब परमानेंटली रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि आप नॉर्मल कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमारी रिसाइकिल बिन में जाती है, जो हमारी इस प्रकार से बाल्टी होती है उसमें जाती है। लेकिन यदि हम अपनी फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं बिना रिसाइकिल बिन में जाए हुए, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट का। जो हमारे परमानेंटली डिलीट होता है, इसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। आपने जैसे कोई फाइल है उसको हटाना चाहते हैं हमेशा के लिए कि आपकी वापसी भी ना हो वो, तो आप यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबाएंगे और शिफ्ट पहले सबसे पहले फाइल को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रयोग कर देंगे तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाएगी। आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को हमेशा के लिए परमानेंटली स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं। यदि आप उसको यस कर देते हैं तो वो फाइल आपकी हमेशा के लिए हट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जैसे आप वही लिखा हुआ है स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट डिलीट, और डिलीट रिसाइकिल बिन में चली जाती है। डिलीट फाइल आप करते हैं नॉर्मल डिलीट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट फंक्शन है आपके सामने लिखा हुआ है 10, 20, 53 और 30 लिखा हुआ है। तो ये काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर की संख्या को काउंट करता है कि टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे 1, 2 और 3, तो आउटपुट हमारा 3 होगा ना कि 4, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है सिर्फ उन्हीं नंबर को गिनता है, उन्हीं अक्षरों को गिनता है जिनमें नंबर होते हैं, बकाया जो कैरेक्टर को नहीं काउंट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर किसी पोस्ट की मूल्य अधिकतम वर्ण सीमा कितने अंक की होती है या कैरेक्टर सीमा क्या होती है? जो आप ट्वीट देखते हैं, ट्विटर आपने ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो उसका वर्तमान में नाम है एक्स। इस पर कोई ट्वीट होता है तो आखिर उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 280 कैरेक्टर की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और इसमें जो आपका हैशटैग होता है, जो ट्रेंडिंग विषय होते हैं, वो हैशटैग के माध्यम से आपको पता चल जाती है। हैशटैग 1 तो अब वो आपका मेन चीज़ क्या होता है, वो आपके 1 नंबर पे चल रहा है। हैशटैग 2 तो हैशटैग के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपका कौन सी चीज़ किस ट्रेंडिंग पर चल रही है। CPU और रैम के बीच सबसे तेज गति करने वाली बफर मेमोरी कौन सी होती है? जो CPU और रैम के बीच सबसे तेज बफर करने वाली मेमोरी होती है वो होती है हमारी कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे कंप्यूटर की सबसे तेज स्टोरेज इकाइयाँ रजिस्टर होती है। यदि आपका जैसे ये कैश मेमोरी नहीं है तो वहाँ पर आपका रजिस्टर ऑप्शन मिलता है, तो आप वहाँ पर रजिस्टर को ज़्यादा वरीयता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, IFSC कोड में कुल कितने वर्ण होते हैं और 5वां अक्षर हमेशा क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने का खाता खोला होगा और आपके खाते में एक IFSC कोड होगा और एक आपका बैंक अकाउंट कोड होगा। जैसे आपने देखा MMID कोड होता है, वो आपका 9 अंक का होता है जो आपकी उसमें होता है चेक में। और उसके बाद जो आपका IFSC कोड होता है ये कितने अंकों का होता है? तो पहले ये याद रखेंगे, ये आपका होता है टोटल
11 अंकों का। आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है। और जो पांचवा वर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा 0 होता है। पांचवा अंक क्या होता है? तो पांचवा 0 होता है 4 इस साइड, और आपके पांचवा 0 हो गया और 6 है आपके इस साइड। लेकिन जो पांचवा क्या होता है? 0 होता है, ना कि ओ होता है। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को ऑब्जेक्ट बनाने की, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए शिफ्ट F3 का प्रयोग होता है। आप आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाने की बात की जा रही है, तो आप वहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करेंगे। और आप देखेंगे वही चीज़ आपकी राइटर में साइकिल केस के लिए प्रयोग होती है, और इम्प्रेस में आपके ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए। मतलब शॉर्टकट की एक ही है, लेकिन आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रयोग होती हैं। और आप यही शॉर्टकट की देखेंगे तो आपके MS वर्ड में अलग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट से मिलकर बना होता है? कितने बिट का होता है? तो एक निबल होता है वो आपके कितने बिट का होता है? तो वो आपके 4 बिट का होता है। एक निबल 4 बिट का होता है, और दो निबल मिलकर क्या करते हैं? दो निबल मिलकर आपके एक बाइट का निर्माण कर लेते हैं। दो निबल मिलकर एक बाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस बात से आपका ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे बी सही आंसर होगा। एक निबल 4 बिट से मिलकर बना होता है, और एक बाइट 8 बिट से, मतलब दो निबल बराबर एक बाइट हो जाता है। डीएनएस का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जो डीएनएस होता है, आखिर इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जो डीएनएस होता है उसका प्राथमिक कार्य होता है वो होता है आपका आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में और डोमेन को आईपी एड्रेस में अनुवादित करने के लिए। मतलब जो डीएनएस होता है उसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का काम, वो होता है डीएनएस का। डोमेन नेम को आईपी में बदलने का काम किसका होता है? तो वो होता है आपका डीएनएस का, और डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, और आपसे इसका पोर्ट नंबर पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी में बदलता है। डीएनएस होता है वो क्या करता है? डोमेन को आईपी में बदलता है, और इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो वो होता है आपका 53। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लागू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो हेडिंग 1 को लागू करने के लिए Ctrl+1 का प्रयोग होता है। और आपसे वही पूछ सकता है, आखिर हेडिंग 2 को लागू करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हेडिंग 2 को करने के लिए Ctrl+1 के लिए 1 और 3 के लिए 3 का प्रयोग करते हैं कंट्रोल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो ईमेल होता है आखिर उसमें बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और आपने देखा ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। मतलब होता है प्राप्तकर्ताओं के पते अन्य किसी को दिखाई ना दें, उसके लिए बीसीसी का प्रयोग होता है ईमेल में। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका प्रॉपर होता है, जो सॉरी पावर होता है, पावर का परिणाम क्या होगा? तो 4 की पावर थी। मतलब जो संख्या लिखी हुई है वो आगे लिख देंगे, और जो पीछे लिखी हुई है उसको ऊपर चढ़ा देंगे पावर के रूप में। और जब आप 4 की पावर 3 निकालेंगे तो क्या करेंगे? 4 गुणे 4 गुणे 4, और 4 चौको 16, 16 चौको 64, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर GUI वेब ब्राउजर कौन सा था? तो जो आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो था आपका मोज़ेक। और सबसे पहला जो आपका पहला लोकप्रिय ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ेक 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया था। और पहला टेक्स्ट ब्राउजर 1990 में जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब नेक्सस था, जिसका जो वर्ल्ड वाइड वेब नाम था उसके बाद में नाम क्या रख गया था? नेक्सस। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप प्रयोग करेंगे Ctrl+Shift+J का। और वही आपसे पूछ रहा है कि जो आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है उसमें आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए F11 का प्रयोग होता है। मतलब अलग-अलग सॉफ्टवेयर हैं तो उनकी अलग-अलग ही शॉर्टकट कुंजियाँ होंगी, काम वही होगा। मतलब फुल स्क्रीन करने के लिए आप राइटर में किसका प्रयोग करेंगे? लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में Ctrl+Shift+J का। लेकिन वहीं पर आपसे गूगल क्रोम पूछ लेता तो गूगल क्रोम के लिए आप F11 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और देखेंगे स्टाइल, जो आपके स्टाइल साइड बार खोलने के लिए F11 का प्रयोग जब आपका राइटर, जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस है उसके लिए होता है।
डिजी लॉकर में एक उपयोगकर्ता को कितना क्लाउड स्टोरेज मिलता है? तो डिजी लॉकर में जो उपयोगकर्ता होता है उसको 1 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है। और जो आपका डिजी लॉकर में आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड के साथ साथ आपके का जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, तभी आपका डिजी लॉकर ओपन होगा, आपका अकाउंट बनेगा। इससे पहले आपका अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि जो आपका डिजी लॉकर है वो आपका आधार कार्ड से ही वेरीफाई होता है। और वेरीफाई कब होगा? जब आपका OTP उसमें डल जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक जो सेल है A1 से D5 तक की कुल कितनी सेल शामिल होंगे? तो आप देखेंगे, पहले अच्छे से समझ लेंगे। A1 मतलब पहला कॉलम और पहली रो। उसके बाद आप देखेंगे A1 के बाद आप यहाँ पर A B C D यहाँ तक आए। इसके बाद आप देखेंगे गिनती 1 2 जी, यहाँ पर थोड़े 1 2 3 4 5। अब आप इस प्रकार से देखेंगे, आप मैं यहाँ पर आपको गिन के बता दूंगा कितनी हो जाएंगी। तो आप जो पहला जी हमारा पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा, ये तीसरा कॉलम होगा, ये चौथा कॉलम होगा। अब आप यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा पहला कॉलम और पहली रो जो है ये है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा एक सेल हमारी और कम पड़ गई है। तो आप देखेंगे जी इस प्रकार से यहाँ पर आएगा जी। तो ये सेल का एड्रेस है हमारा A1 A2 A3 A1 B1 C1 D1। तो 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16 और 4 पंजे 20। A1 से जब आप D4 D5 तक जाएंगे तो आप कितनी सेल हो जाएंगे? तो आपकी 20 सेल हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर को मैंने आपको एक एक करके बता दिया। जैसे आप यहाँ पर काउंट करेंगे कि जैसे 1 2 3, चाहे आप ऐसे काउंट कर लें चाहे ऐसे काउंट कर लें जी, टोटल सेल कितनी बन जाएंगी आपकी? 20 बन जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है तो आप भी अब इनको निकाल सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका परम 8000, और जिसके फाउंडर है विजय भाटकर पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं वो है हमारी कंट्रोल H से फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और नॉर्मल फाइंड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नॉर्मल फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 41 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो वो राइटर का कैल्क इम्प्रेस का पूछा गया तो .odp। और आपका देखेंगे राइटर कैल्क का ये लिखा हुआ है, राइटर का होता है .odt, इम्प्रेस का होता है odp और कैल्क का होता है ods। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 42 में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? जो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह आपका URL का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 43 में AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर इनके जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो AI का जनक जाना जाता है जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वो है आपकी पाइथन, LISP लिस्ट प्रोसेसिंग, और आपकी जो प्रोलॉग है वो आपकी इसकी जो आपके AI की प्रमुख भाषाएं हैं। AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर को पूर्णतः बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर को पूर्णतः बंद करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी हम प्रयोग करते हैं वो है हमारी कंट्रोल के साथ Q बटन के माध्यम से हम इसको पूर्णतः बंद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता है शट डाउन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शट डाउन करने के लिए हम आल्ट के साथ F4 का प्रयोग करते हैं। शट डाउन करने के लिए आल्ट F4। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया 3D प्रिंटिंग तकनीक निम्नलिखित में से किस निर्माण श्रेणी में आती है? तो वो आती है आपकी जो 3D प्रिंटिंग है वो आती है आपकी
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयोग होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर बूटिंग के समय BIOS द्वारा कौन सा परीक्षण चलाया जाता है? तो वो चलाया जाता है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग होता है इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI मॉडल में डेटा इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस परत पर होता है? जो आपका OSI मॉडल होता है इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं और इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस परत पर होता है? तो वो होता है आपका OSI मॉडल की 6वीं लेयर जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है उस पर होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। जैसे अब आपको 50 क्वेश्चन होते हैं तो आपको मैं यहाँ पर सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ एग्जाम संबंधित। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्तमान समय पूछा गया है तो वर्तमान समय को डालने के लिए Ctrl+Shift का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछा है कि वर्तमान तारीख डालने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो आप Ctrl+Shift का प्रयोग कर सकते हैं वर्तमान तारीख को इंसर्ट करने के लिए। और आज की क्लास का आपका क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका आधा क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं आधी क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। लाइनेक्स में नई डायरेक्टरी फाइल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? तो लाइनेक्स में नई डायरेक्टरी फाइल बनाने के लिए जो कमांड प्रयोग करते हैं वो है हमारी MKDIR। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। और MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब और खाली फाइल के लिए टच का प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास बनाते हैं तो सिर्फ आपसे एक बात कही जाती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करना है जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। तो आप इस वीडियो को उन साथियों में जरूर शेयर करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। अभी आपके और अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे जो पहले आपके 60 से लेकर 65 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शन वाले कितने क्वेश्चन आते हैं 60 से 65। उसके बाद 35 से 40 क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रू फॉल्स के। तो आपके आएंगे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया था जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपके लिए साथ में SSC दिव्यास्त्र 2.0 ई बुक का अंतिम 3 दिन चल रहे हैं जो आपके ऑफर के हैं। आपको जो PDF है SSC दिव्यास्त्र इसका प्राइस है 99। लेकिन यदि आप इसको 1 सितंबर के पहले मतलब 31 अगस्त तक लेते हैं तो आपको यह PDF केवल 49 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। इस PDF के अंदर खासियत क्या होने वाली है? तो इस PDF के अंदर आपके SSC के जो 9 चैप्टर है तो 9 चैप्टर की आपकी थ्योरी भी होगी और थ्योरी के साथ साथ थ्योरी भी है। और उसके बाद आपके हर चैप्टर से 200 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 9 चैप्टर हैं तो 1800 क्वेश्चन है। फुल फॉर्म है, शॉर्टकट की है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। आपने क्वेश्चन पढ़ा साथ में उसका एक्सप्लेन भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो आपके लिए वो ई बुक PDF है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये मानिए आप तैयारी इतने दिन से कर रहे हैं केवल 49 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर उस PDF को भेज दिया जाएगा। तो आप अभी इस नंबर जो स्क्रीन पर नीचे आपको नंबर दिख रहा है आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और इस PDF को ले सकते हैं जो आपके SSC एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे एक बार अपने उन सभी साथियों में। और आपकी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 1.5 घंटे का समय मिलता है तो आपको 1.5 घंटे के समय में अपना पेपर बहुत अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 RPA का पूर्ण रूप क्या होता है? जो RPA होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे जो RPA होता है इसका फुल फॉर्म होता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। RPA दोहराव वाले नियमित डिजिटल कार्यों को सॉफ्टवेयर बोर्ड द्वारा स्वचालित करता है और एक प्रकार से कह सकते हैं यह आपका फ्यूचर स्किल और AI का महत्वपूर्ण घटक है। कौन है वो? आपका RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ट्रैक चेंज शुरू करने के लिए Ctrl+Shift+C का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ सकता है परिवर्तनों को मर्ज करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उसके लिए Ctrl+Shift+E का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में
किसी सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए, किसी सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये मान के चलिए ये क्लास आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पर पांचों कुंजियों को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले आपका पूछा गया था करेंसी फॉर्मेट के लिए किसका प्रयोग होता है? तो करेंसी फॉर्मेट के लिए जो प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट 4 का प्रयोग करते हैं। ये होता है आपका करेंसी फॉर्मेट के लिए। और आप देखेंगे जो आपके अन्य की है, जैसे कि आप प्रतिशत फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट 5 का प्रयोग करेंगे, और तारीख के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 का प्रयोग करते हैं, और करेंसी फॉर्मेट जो आपका रुपीज है इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट 4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है राइटर में हाइपर लिंक डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइटर में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप में दैनिक अधिकतम लेन देन की सीमा क्या होती है? तो सबसे पहले भीम का फुल फॉर्म जानेंगे। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है इसका फुल फॉर्म। और दैनिक अधिकतम लेन देन की सीमा समानता क्या है? तो वो है आपकी 1 लाख रुपए। भारत जो आपका भीम ऐप होता है इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसको 30 दिसंबर 2016 में एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का मुख्य कार्य क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो मास्टर स्लाइड होती है उसका कार्य क्या होता है मुख्य रूप से? तो इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड होती है उसका मुख्य कार्य होता है सभी स्लाइडों के डिफ़ॉल्ट लेआउट, फ़ॉन्ट और बैकग्राउंड को एक साथ नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो। जितनी भी स्लाइड हैं सभी को एक साथ नियंत्रित करना मतलब उनके बैकग्राउंड को एक ही बार में चेंज करना। वो आपका कहाँ से होता है? तो वो आपका मास्टर स्लाइड से होता है। मास्टर स्लाइड का संपादन मतलब एडिट सभी स्लाइडों पर स्वतः लागू हो जाता है। जैसे ये ऑप्शन आपका व्यू मास्टर स्लाइड मेनू में खोला जाता है। बिग डेटा में 3B का अर्थ क्या होता है? तो बिग डेटा में जो 3B होता है उसका अर्थ होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। वॉल्यूम मतलब विशाल आकार, वेलोसिटी मतलब तीव्र गति, और वैरायटी मतलब विविध प्रकार। जो आपका बिग डेटा है उसमें विशाल डेटा बहुत तेजी से और हर प्रकार का मतलब विधि अलग अलग प्रकार का वैरायटी विविध प्रकार का डेटा आपका उसमें आता है। तो इस प्रकार से ये 3B का अर्थ होता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए हेडूप और स्पार्क का प्रयोग होता है। राइटर में वाटरमार्क डालने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो आपका जो राइटर में वाटरमार्क होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अपने चैनल का लोगो चल रहा है, इस प्रकार से आपका लोगो बना हुआ है, तो लोगो दिख रहा है, नाम दिख रहा है, फोटो दिख रही है, तो इस प्रकार से वाटरमार्क होता है। ये जैसे यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि जो पीछे लिखा हुआ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है वाटर मार्क, मतलब जो आपके टेस्ट के पीछे लिखा होता है। तो वाटर मार्क डालने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है? तो उसके लिए फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क से है स्क्वायर रूट 625 का आंसर क्या होगा? तो जो स्क्वायर रूट होता है मतलब 625 किसका वर्ग होता है? तो याद रखेंगे ये आपका 25 का वर्ग होता है 625 है। ऋणात्मक संख्या इनपुट त्रुटि पर हैज नम त्रुटि आती है, ये त्रुटि भी याद रखेंगे। जो ऋणात्मक संख्या स्क्वायर रूट में जैसे आपकी ऋणात्मक संख्या होगी तो हैज नम जो आपका एक्सक्लेमेटरी चिन्ह ये चिन्ह आते हैं। ब्लूटूथ किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है? जो ब्लूटूथ है ये हमारे एक प्रकार के PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क है, और रेंज होती है वो होती है आपकी 10 मीटर तक की। यह 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो तरंग है। IEEE 802.15.1 पर कार्य करते हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। जो आपका पूछ सकता है किस पर काम करता है, तो ये आपके इस पर काम करता है ब्लूटूथ। अब यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया, इससे पहले आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप 60 क्वेश्चन में बता सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने सही किए। और यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी F7 का प्रयोग होता है? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा सही। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का प्रयोग होता है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए शिफ्ट F7 का प्रयोग होता है और थिसोरस खोलने के लिए कंट्रोल प्लस F7 का प्रयोग होता है। आप इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है IPv4 एड्रेस 64 बिट का होता है। जो IPv4 एड्रेस होता है क्या यह 64 बिट का होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स है, क्योंकि IPv4 एड्रेस होता है वो होता है आपका 32 बिट का, जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है वो होता है आपका 128 बिट का। तो IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है, ना कि 64 बिट का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूपीआई के जरिए पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज करना अनिवार्य होता है। तो पैसे प्राप्त करने, ना कि भेजने। पैसे प्राप्त करने के लिए आप कहेंगे नहीं सर, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स है। जब आपके पास कोई पेमेंट आता है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सीधे आपके अकाउंट में पैसा आता है। क्या आपको उसकी यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, पेमेंट भेजने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है, ना कि पेमेंट को रिसीव करने के लिए। यूपीआई पिन केवल पैसे भेजने या बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आवश्यक होता है, ना कि पैसे को रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता होती है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। जो लाइनेक्स है वह हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसको 1991 में लिनियस टोरवाल्ड के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, ट्रू। मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा ए या बी, ट्रू या फॉल्स। तो आंसर होगा आपका ट्रू, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के फॉर्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का ही प्रयोग करना होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट है। बराबर चिन्ह लगाने ना लगाने से फॉर्मूला ना मानकर उसे सादा टेक्स्ट मान लिया जाता है, इसलिए आपको फॉर्मूला लगाने से पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। फॉर्मूला बार एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F2 का प्रयोग करते हैं, और सेल को एक्टिव करने के लिए F2 का केवल। ईमेल में बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इसमें जोड़े गए पते अन्य उपयोगकर्ता को नहीं दिखते। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बीसीसी होता है, यदि आप इसके माध्यम से मेल भेजते हैं और इसमें जो भी उपयोगकर्ता जोड़े गए हैं, प्राप्तकर्ता जोड़े गए हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि ये मेल मेरे अलावा और किसे भेजा गया है। तो वो होता है आपका बीसीसी। फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 67। आरटीजीएस प्रणाली में लेन देन 24 घंटे 24x7x365 उपलब्ध होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही, और इसमें न्यूनतम जो राशि ट्रांसफर होती है वो होती है 2 लाख रुपए का। आप इससे कम का ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 दबाने पर वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू हो जाता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यदि आप पहली स्लाइड से शो शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए F5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान स्लाइड की आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से रन होना स्टार्ट हो तो उसके लिए शिफ्ट F5 का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। मतलब कहने का है कि आप यदि पहली स्लाइड पे जाना चाहते हैं, मतलब कहने का यदि पहले से रन कराना चाहते हैं तो पहले के लिए आपको F5, और जहां पर आप हैं जिस स्लाइड पर हैं उसी के लिए शिफ्ट F5 का प्रयोग होता है। डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेज आईटी एक्ट 2000 के तहत मूल भौतिक दस्तावेज के समान कानूनी मान्यता रखते हैं। तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, और इसमें आपको 1 GB की निःशुल्क स्टोरेज मिलती है। आप देखेंगे आज की क्लास में आपके इंटरनेट के थोड़ी कम क्वेश्चन हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस को पूरा कंप्लीट करने का प्रयास किया गया था। और आगे की जो क्लास आएगी, अगला पेपर सॉल्यूशन आएगा, उसमें हम इंटरनेट को ज़्यादा अधिक वरीयता देंगे, क्योंकि एक क्लास में आपके 100 क्वेश्चन में उतना ही कराया जा सकता है जितना आप देखेंगे। इतनी काफ़ी लंबी आपकी क्लास भी हो गई है, 1 घंटे की आपकी लगभग क्लास होने वाली है, तो सारा कुछ भी देखना है। तो अगला जो आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आएगा, तो ये मान के चलिए कि आप ऐसे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छा होगा। हम जो भी चीज़ करेंगे पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ते आएंगे कि हमें उसका दोबारा सिर्फ रिवीजन करना पड़े हम, और बाकी हमें कोई भी दिक्कत ना आए। कि हमें इस ऐसी यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो हमारा वो क्वेश्चन 100% बनना ही चाहिए। रैम एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। तो आंसर होगा फॉल्स है। जो रैम है
वो हमारी अस्थायी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जानी जाती है। और बिजली जाने के बाद यह अपना डेटा स्वतः ही खो देती है, जबकि जो रोम होती है वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में सेव एज करने के लिए F12 का प्रयोग होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस के माध्यम से आप सेव एज कर सकते हैं। मतलब पहले से कोई फाइल सेव है और उसको आप फिर से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट डीडी की वैधता जारी करने की तिथि से 3 महीने तक होती है। जो आपके चेक होता है, जिस दिन आपकी चेक जारी होती है उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा, 3 महीने के बाद वो चेक आपका अमान्य हो जाता है और भविष्य की तारीख वाले चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। जो आपकी मतलब कहने का डीडी मतलब डिमांडिंग ड्राफ्ट होता है, ये चेक की वैलिडिटी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि इसकी वैलिडिटी आपकी 3 महीने की होती है। HTTPS में एस का अर्थ सिक्योर होता है और यह पोर्ट नंबर 443 का होता है, उपयोग करता है। तो बिल्कुल सही है, HTTPS में एस का अर्थ सिक्योर ही होता है और इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है और इसका पोर्ट नंबर 443 होता है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और वहीं पर आपका जो पूछ लेता है HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो वो HTTP का पोर्ट नंबर होता है, वो होता है आपका 80। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का नाम यदि कॉलम की चौड़ाई से बड़ा है तो क्या उसमें हैज हैज प्रदर्शित होते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आपका कुछ कंटेंट है, जैसे मान लेते हैं समय और तारीख है, सेल आपकी छोटी सी है और आपने इसमें तारीख इंसर्ट की, तारीख नहीं आ रही तो उसमें तारीख नहीं देखकर क्या दिखेगा, हैज हैज वाले चिन्ह दिखेंगे। तो ये आपका तब एरर आती है जब आपके सेल में वो कंटेंट नहीं बनता है, तो हैज नाम से दिखते हैं। और किसी संख्या को 0 से भाग देने पर कौन सी एरर आती है, तो वो आती है हैज डेव एरर। एग्जामिनर की सबसे पसंद का क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो हैज डेव एरर आती है कब आती है, तो जब आप किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं या किसी संख्या को 0 से भाग देने पर एरर क्या होती है, दो में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। ब्लॉकचेन एक केंद्रीय डेटाबेस प्रणाली है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स है। जी आपकी जो ब्लॉकचेन है क्या ये आपकी केंद्रीकृत डेटाबेस प्रणाली है, तो आंसर होगा फॉल्स। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है, इसमें किसी एक संस्था का एक एकाधिकार नहीं होता। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ड द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही है, जो माउस होता है, माउस का आविष्कार 1964 में डगलस एंजल वार्ड ने स्टैनफोर्ड में लकड़ी का फ्रेम से किया था। और माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है और इसका आविष्कार डगलस एंजल वार्ड ने किया। कब किया? 1964 में। और इसका जो पहला जो माउस होता है वो किस प्रकार का था, तो वो आपके लकड़ी के फ्रेम का था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोलने के लिए न्यूनतम 1000 जमा राशि होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा फॉल्स है। ये आपके 0 बैलेंस पर खोला जाता है, ना कि 1000 पर। जो आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले खाते होते हैं वो 0 अकाउंट से खोले जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एच होती है, तो बिल्कुल सही है। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB में 1024 गीगाबाइट होते हैं। जो 1 MB होती है, क्या इसमें 1024 गीगाबाइट होते हैं? 1 MB में 1024 गीगाबाइट होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 1 GB में 1 GB जो 1 GB होता है, इसमें आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं। जो उल्टा लिखा हुआ है 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं, इसलिए इसका आंसर पहले तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखेंगे 1 GB कितने मेगाबाइट के बराबर होती है, तो 1 GB 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। और इनका क्रम देखेंगे, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है बिट।
बिट से बड़ा बाइट होता है और बाइट से बड़ा किलोबाइट है, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट है और टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट। ये एक क्रम में लिखे हुए, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, ये आपके सबसे बड़ा पीबी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 80 में, इंटरनेट पर दो कंप्यूटरों के बीच फाइल स्थानांतरण के लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा आपका सही। और जो एफटीपी होता है इसके दो पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट 20 और 21। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सुरक्षित फाइल ट्रांसफर करने के लिए एसएफटीपी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने फिर से फॉर्मूला सम फंक्शन है 5,2, सी सीधे फॉर्मूले में परिणाम लिखने पर 7 आउटपुट आएगा तो आप कहेंगे नहीं, इसमें क्या आएगा, हैज वैल्यू देगा, क्योंकि जो सम फंक्शन होता है ये जो संख्याओं को बस जोड़ता है, कैरेक्टर को नहीं जोड़ता है। तर्कों में सीधे गैर संख्यात्मक टेस्ट को देने पर हैज वैल्यू त्रुटि आती है, सेल रेंज के अंदर टेस्ट होने पर सम उसे अनदेखा कर देता है। अगला क्वेश्चन है हुआ, पूछा गया है, सोशल इंजीनियरिंग एक गैर तकनीक साइबर हमला है जो मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। फिशिंग, बिशिंग और स्मिशिंग सोशल इंजीनियरिंग के उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य यूजर को फुसलाकर पासवर्ड चुराने का किया जाता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप होता है। तो आंसर होगा पहले तो आपका फॉल्स है। अब इसको समझेंगे फॉल्स क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा राइटर होता है, राइटर का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। ये कौन सा साइज है, ये हमारा पोर्ट्रेट साइज है। और ये किस प्रकार का होता है, तो ये हमारा लैंडस्केप होता है। ये कौन सा है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। तो इस बात को याद रखेंगे, जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो हमारा पोर्ट्रेट होता है और जो इम्प्रेस होता है, इम्प्रेस का लैंडस्केप होता है। ये हमारे जैसे आप मोबाइल को सीधे हाथ में पकड़ रील देखते हैं तो रील आप पोर्ट्रेट में देखते हैं, और आप जब क्लास पढ़ते हैं तो मोबाइल को क्षैतिज रखकर पढ़ते हैं। ये आपके पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप साइज होते हैं। एटीएम कार्ड पर अंकित PIN को किसी के साथ नहीं साझा करना चाहिए। बिल्कुल सही है, अपने एटीएम पिन को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। PIN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक गोपनीय सुरक्षा कोड होता है। बैंक कभी भी फ़ोन या OTP पिन नहीं मांगते। अगला क्वेश्चन, जैसे आप देखेंगे आपका खाता बंद भी हो रहा होगा तो बंद कर देते हैं, KYC भी, आप जब खाता बंद हो जाता है आपको केवाईसी कराने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आपसे कभी भी ये नहीं कहते कि आप ओटीपी दे जाइए या आप किसी प्रकार का पिन बताएं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि आपको ज़रूरत होगी पैसों की, आपका अकाउंट है, आप खुद उसके लिए एलिजिबल हैं, आप खुद अपना उसमें देखिए कब बंद हो रहा है कब चालू हो रहा है। तो आपको ये नहीं कहते कि हम केवाईसी किए दे रहे हैं घर बैठे, आप अपने घर बैठ रहे हो हम आपकी केवाईसी किए दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको वहीं जाना पड़ता है, वहीं पर आपकी केवाईसी होती है, तभी आपका खाता चालू होता है। तो अपना कभी भी पिन या OTP किसी को शेयर ना करें जब तक को आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। तो आप कहेंगे सर ये फॉल्स है, क्यों, जो वैक्यूम ट्यूब है इसका प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ, और जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है इसका प्रयोग पहली पीढ़ी में हुआ। चौथी पीढ़ी में पूछा गया तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में हुआ, तो ये हुआ था आपकी चौथी पीढ़ी में। और आप कहेंगे सर दूसरी और तीसरी में किसका प्रयोग हुआ दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट IC का, और जो आपकी पांचवी पीढ़ी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम AMG होता है। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा अंतिम कॉलम AMG, और एक्सेल में 16,384 XFD अंतिम कॉलम होता है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप हैं, क्या ये दोनों इंस्टेंटिंग मैसेजिंग के उदाहरण हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट TOC को हटाया नहीं जा सकता। तो आंसर होगा आपका फॉल्स है,
राइट क्लिक करने पर डिलीट इंडेक्स चुनकर इसे कभी भी हटाया जा सकता है। इसे अपडेट करने के लिए अपडेट इंडेक्स विकल्प मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 89, जिसमें पूछा गया है भारत में विकसित स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क RUPAY को NPCI ने लॉन्च किया। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। रुपे कार्ड को 2012 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। यह विदेशी नेटवर्कों की तुलना में कम लागत पर काम करता है और NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। QR कोड केवल A1D आयामी डेटा स्टोर कर सकता है। तो आंसर का फाल्स, क्योंकि जो QR कोड है वो एक 2D द्वि आयामी मैट्रिक कोड होता है। पारंपरिक बार कोड, जो बार कोड होता है वो होता है 1D एक आयामी, जबकि जो QR कोड होता है वो होता है आपका 2D द्वि आयामी मैट्रिक कोड, मैट्रिक बार कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट कुंजी F3 शिफ्ट F3 का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा सही। चयनित ऑब्जेक्ट की कई प्रतियां समान दूरी पर बना सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे पूछा गया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में पैसे सीधे बैंक अकाउंट में जमा बैलेंस से कटते हैं क्रेडिट और डेबिट में। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि डेबिट कार्ड से पैसे क्या होते हैं, पैसे कटते हैं और क्रेडिट कार्ड से पूर्व स्वीकृति सीमा में उधार मिलता है। मतलब कहने का, जैसे डेबिट कार्ड दिए तो तुरंत आपका पैसा कट जाएगा, जबकि यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके अकाउंट में यदि जैसे आपको नहीं है तो आप एक प्रकार से आपको उसका लोन से मिल जाता है और कुछ समय सीमा के अंदर आपको उसको जमा करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड से जो भी आपको उधार मिलता है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी Ctrl+M। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। और MS वर्ड में कंट्रोल के साथ स्पेस बार का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है पासवर्ड में केवल अपना नाम और जन्म तिथि रखना सुरक्षित पासवर्ड माना जाता है। तो बिल्कुल नहीं। यदि आप एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आपके पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, अंक होने चाहिए और आपके स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट द रेट और हैश जैसे चिन्ह भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है OSI मॉडल में कुल 7 लेयर होते हैं। जो OSI मॉडल होता है क्या इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। तो बिल्कुल सही है, OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, तो याद रखेंगे पहली फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और ये साथ में आपकी एप्लीकेशन लेयर। इस प्रकार से टोटल 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा पूछा गया पावर 2 की पावर 3 का अर्थ है। 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या इसका आउटपुट 6 आएगा। तो आप कहेंगे नहीं, 2 की पावर 3 करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा 8 आएगा, ना कि 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है की लॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो कीबोर्ड पर दबाए गए हर बटन को रिकॉर्ड करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। की लॉगर क्या करता है, जो आपने स्पाईवेयर होता है कीबोर्ड पर जो भी बटन दबाते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है। सुरक्षा के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे उसमें कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी एक कीबोर्ड आ जाता है। आप जैसे कि शॉर्टकट की आपके उसके माध्यम से आप डायरेक्ट कीबोर्ड स्क्रीन पर कीबोर्ड लाते हैं, आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है आपकी की को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके लिए सुरक्षा के लिए हम वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी पेज पर जाने के लिए गो टू के लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर होगा सही। और F5 से आप सीधे किसी भी पेज पर F5 नेविगेटर से सीधे किसी पेज पर जाया जा सकता है। F5 के माध्यम से आप नेविगेटर बार खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 OLX B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का उदाहरण है। तो नहीं, जो OLX है वह आपका एक प्रकार का C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल है, जबकि जो B2B है एक प्रकार का आपका इंडिया मार्ट और अल्फा है, मतलब ये आपका बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है
आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराधों जैसे हैकिंग के लिए दंडनीय प्रावधान करती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 66 सी पहचान की चोरी से संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप जरूर बताएं टोटल 100 में से आप का स्कोर कितना रहा है। आपने 50 सही किए हैं, 60 सही किए हैं, 70 सही किए हैं, या आपने 80 प्लस सही किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और जो मैंने पीडीएफ के बारे में बताया दिव्यास्त्र 2.0 ई बुक पीडीएफ, तो आप उसको ले सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। केवल 49 रुपये में आपके व्हाट्सएप नंबर पर उस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। और साथ में जब आप देखेंगे कि आपके सामने ये मैथन क्लास आ चुकी हैं, तो आप ये मैथन क्लास या पिछली क्लास देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।